हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने ये क्वेश्चंस आर के राजपूत की एमसीक्यू वाली बुक से पिकअप किए हैं। तो उसका जो चैप्टर 1 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से मैंने कुछ 40 इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। मेरे हिसाब से आर के राजपूत की जो बुक है वो एक बेसिक प्रिपरेशन के लिए बहुत सही बुक है। अगर आपको किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम या किसी भी मल्टीपल चॉइस वाली एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होना है तो आर के राजपूत एक स्टार्टर के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड्स इज़ ड्यू टू। क्वेश्चन में पूछा है कि सॉलिड्स में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन और आयोन्स, या एटम, या न्यूक्लियस। तो इसके लिए हमें एक बेसिक सी डेफिनेशन रिकॉल करनी पड़ेगी, जो हमने शायद सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वो ये थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस डेफिनेशन में ये है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 5 ohms, 25 ohms, 250 और 1000 ohm। तो इसके लिए मैं कुछ आपको नोट करवा देता हूँ कि या हमें ये नंबर्स याद रखने, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, ये नंबर्स हमें याद ही रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखें कि जो वेट बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 1000 से 2000 ओम होता है। और जो ड्राई बॉडी होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलो ओम होता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो है वेट बॉडी के हिसाब से 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू हाउ मच वाट आवर्स और किलो वाट आवर। तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो है पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो अब अगर इसमें हम पावर का यूनिट और टाइम का यूनिट रख देते हैं, देखते हैं पावर का क्या होता है, वैट होता है, और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा हमें कमर्शियल यूनिट पूछा है। कमर्शियल यूनिट यानी वो यूनिट जिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, जिसके बेसिक्स पे हम लाइट बिल हमारा जो होता है वो पे करते हैं। तो उसका यूनिट होता है, आप याद रखें, वैट सेकेंड नहीं होता है, वो उसको करना पड़ेगा किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड 6 ओम व्हेन जॉइंड इन पैरेलल। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज। बोला है कि 2 वायर हैं जिसको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 25 ओम, और अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 6 ओम, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 6 ओम। तो ये पूछा है कि ये R1 और R2 क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। आपको पता ही होगा जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू दी हुई है 25 ओम, और बोला है कि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है कि R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 6 ओम। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसको अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करें तो होगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 6। तो इससे मिल जाएगा हमें R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसी पे से इक्वेशन 2 पे से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2 इज इक्वल टू 150 बाई R1। ये इक्वेशन 3 है, इसको अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में 3 in 1 तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस 150 बाई R1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। R1 स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25 R1, तो R1 स्क्वायर माइनस 25 R1 प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो R1 की वैल्यू मिलती है हमें 10 और 15। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन
बोल रहा है कि एक कूलम चार्ज जो है कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे बराबर होता है। तो इसका हमें ऑप्शन याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक तो है नहीं, एक बेसिक है। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी 6.24 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स पे 1 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 10 किलो ओहम 0.5 वैट रजिस्टर इज। पूछा है कि मैक्सिमम करंट रेटिंग IM और जो रजिस्टर है उसका रेटिंग बताया है, रजिस्टेंस है 10 किलो ओम और पावर वैटेज है 0.5 वैट। इस पर से याद रखें। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमें R की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओम और P की वैल्यू दी हुई है 0.5 वैट और हमें फाइंड करना है IM यानी मैक्सिमम करंट। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू, अलग अलग तरह के फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, या तो इसको हम V स्क्वायर बाय R भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये वाला फॉर्मूला रिलेवेंट है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R लेना है। ठीक है, इसके ऊपर से I इज इक्वल टू क्या आएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा P बाय R और I इज इक्वल टू आएगा P बाय R अंडर रूट। ठीक है, इसके ऊपर से I इज इक्वल टू हम फाइंड करते हैं, P कितना है 0.5 और 10K। ठीक है, इसके ऊपर से इसका आंसर आ गया 7.07 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी मिली एम्पियर। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का SI यूनिट पूछा हुआ है, ये तो हमें पता ही है, वैटेज होता है। ठीक है, दूसरे जो यूनिट्स है वो भी मैं आपको बता दूं। हेनरी जो यूनिट होता है वो इंडक्टेंस के लिए होता है। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए होता है। कूलम जो ऑप्शन बी में बताया हुआ है वो होता है चार्ज पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। ठीक है, और जो वैट आवर है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं। तो याद रखें कि जैसे एक बात हमेशा याद रखनी है कि जैसे मुर्गी पहले या अंडा, या इसका आंसर किसी को डेफिनेटली नहीं पता है, तो उसी हिसाब से अगर कोई आपको वोल्टेज और करंट इसमें से क्या पहले है ये अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा वोल्टेज पहले है। ठीक है, विदाउट वोल्टेज करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपको कोई धक्का ना दे, ठीक है, तब तक आप आगे नहीं जा सकते या फिर आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये जो प्रेशर होता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कुछ धक्का चाहिए, देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं वोल्टेज को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर। बोल रहा है कि पुअर कंडक्टर कौन सा नहीं है। इसमें से याद रखें, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर जो है वेरी गुड कंडक्टर है। ठीक है, पुअर कंडक्टर नहीं है, वेरी गुड कंडक्टर है बाकी ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर अपनी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को अंदर फ्लो होने देता है। ठीक है, इसका आंसर है, जैसे कंडक्ट करना यानी क्या है, उसको फ्लो होने देना, वैसे इसी ऊपर से आंसर इसका है कंडक्टेंस। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें मैं और एक बात बताता हूँ, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी अलाउ करना, इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि ब्लॉक कर देना। उसी तरह से कंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली किसको वेरी करता है। तो इस पे से हमें कंस्ट्रक्शनली जो फॉर्मूला इसका डिफाइन होता है वो याद रखना पड़ेगा, वो है रो एल बाय ए। इसमें जो रो है वो है रजिस्टिविटी। ठीक है, एल जो है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का, चाहे कॉपर हो, कोई भी मेटल हो, नॉन या फिर नॉन मेटल हो, कोई भी हो। लेंथ जो है, लेंथ जो होती है मीटर में होती है या तो सेंटीमीटर में होती है, लेंथ ऑफ द मटेरियल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, अगर लेंथ मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, और लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इस पे से बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, आर जो है वेरीज इनवर्सली करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी।
आगे बढ़ने से पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल नया है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करना ना भूलें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। बोल रहा है कि मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है कि सेम रहता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, उस पर एक थ्योरी पे यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा है निगेटिव और थर्ड है ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है कि जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है उसी हिसाब से जो है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ये इसका एग्जांपल है प्योर मेटल्स, या फिर सिर्फ मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, मेटल्स में जो है अगर हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा मटेरियल का। निगेटिव किस में होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और जो ज़ीरो है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये होता है स्पेशल मटेरियल्स में, जैसे कि मैग्नीन हो गया, और भी कई मटेरियल्स हैं। मैग्नीन मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीन जैसे मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, उस हिसाब से ये बोल रहा है कि प्योर मेटल्स में जो है, मैंने बताया था आपको, प्योर मेटल्स में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक है और ये है। पहला वाला देखते हैं क्या है। 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 10 ohms, 15 ohms एंड 30 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन है, अगर ये 10 ohm, ये 15 ohm और ये 30 ohm के रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितने एलिमेंट है वो आगे ऐड करते हैं हमें जाने, टिल 1/Rn। यहाँ पे 3 ही है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बस इतना सा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 1/5 यानी जो है आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज पैरेलल सर्किट। इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इस यहाँ से इस नोड तक। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इसके सीरीज में है। तो 12 और 24 ओम को हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 8 ओम है, ये 12 ओम है और ये 24 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। 12 और 24 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला है, वो है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, क्या होगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 प्लस 24। ठीक है, 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 36 1338। ठीक है, ये तो 8 हो गया। यानी इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम सिम एक 8 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो 8 प्लस 8 हो गया 16 ओम। तो इसका आंसर है 16 ओम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। बोल रहा है कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए कहा है, मेजर करने के लिए नहीं कहा। अगर मेजर करने के लिए कहा गया होता तो इसका आंसर होता एमीटर। ठीक है, एमीटर जो है करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो करंट डिटेक्ट करने के लिए याद रखिए गैल्वेनोमीटर नाम होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर। थोड़ा हम दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं।
जो वोल्ट मीटर होता है, जो ऑप्शन ए है वो वोल्ट मीटर है, उसके नाम में ही है, वो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर मेजर करने के लिए। दूसरा है रियोस्टैट, ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इससे आप सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वेरिएबल है तो। थर्ड है वैट मीटर। वैट मीटर जो है, वैट लिखा हुआ है तो इसको पावर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। इन अ सर्किट अ 33 ओहम रजिस्टर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। यहाँ पे हमें बेसिक सा जो है ओम्स लॉ याद रखना पड़ेगा। ओम्स लॉ तो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओम लॉ क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसको हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं R, ठीक है ना। V इज इक्वल टू IR होता है। इसी हिसाब से हमें वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करना है ना। प्लस माइनस करंट कितना बता रहा है हमें, 2 एम्पियर जा रहा है और 33 ओम का रजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में जो है वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू IR है, तो I है यहाँ पे 2 और 33 जो है ओम है, तो 66 वोल्ट इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। 4 wires of same material, same cross sectional area and the same length when connected in parallel give a resistance of 0.25 ohm. If the same 4 wires are connected in series, the effective resistance, बोल रहा है कि 4 सिमिलर वायर हैं जो एक ही मटेरियल से बनाए हुए हैं, उनका एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो जब उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है, पैरेलल 4 वायर्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 0.25 ओम, 0.25, ठीक है। और अगर तो वो बोल रहा है कि अगर सीरीज में 4 सेम वायर वही कनेक्ट कर दिए जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये एक है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो देखते हैं कि इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत क्या थी, इसके पीछे देखते हैं क्या होता है। एंड इससे यहाँ तक जो आता है ना, ये बोल रहा है कि 4 वायर हैं जिसका मटेरियल सेम है, तो ये हमें मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में एक कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है रो L बाय A, ये जो है कंस्ट्रक्शन वाइज फॉर्मूला है। रो में जो है मटेरियल, हर एक मटेरियल का रजिस्टिविटी जो है रो होता है वो अलग होता है, ये लेंथ है और ये एरिया है। ये बोल रहा है कि हर वायर का रो L और A सेम है, यानी कि इसका मतलब है कि रजिस्टेंस हर वायर का सेम है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि 4 वायर हैं, इनको पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.25 ओम हो जाता है। इसको हम रिवर्स मैनर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हम समझ लेते हैं कि 4 ओम के 4 वायर हैं, ठीक है, सेम है, रो L A उनका सेम है, यानी रेजिस्टेंस सेम है, सब जो है 4 ओम के हैं। तो इनका हम पैरेलल रेजिस्टेंस ये निकाल लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं ये सिंपल से जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। क्या आ गया, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर क्या आएगा 3 4/4 इज इक्वल टू 1 1/1, यानी क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। तो यहाँ में क्या पता चला कि 4 सेम रेजिस्टेंस के वायर थे, ठीक है, 4 वायर थे, ईच रेजिस्टेंस था 4 ओम का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या आ गया, 1 ओम आ गया। ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि 4 डिवाइडेड बाई जो एक वायर का रेजिस्टेंस था 4 ओम, उसको हमने क्या किया, नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया 1 ओम। उसी तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। तो हमने उसमें क्या किया था, हमें आंसर मिला 1 ओम, है ना, 4 ओम की 4 पैरेलल वायर हमने कनेक्ट किए थे। तो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि ये जो 4 ओम है, सॉरी, ये जो 1 ओम आंसर हमें पिछले एजम्पशन में मिला था, यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.25। यहाँ पे रिलेशन क्या था, 4 डिवाइड 4 किया 1 आ गया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 4 वायर हैं, तो 0.25 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको इनटू नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 4 है तो इसका ईच वायर का रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है हमारा। हमें क्या पूछा गया, इफ द सेम 4 वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी बोल रहा है कि 1 ओम की 4 वायर्स को अगर पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 1 ओम के हैं ये सारे, तो सीरीज में कनेक्ट जब होंगे तो 1 + 1 + करके इसका आंसर आएगा 4 ओम, ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये चीज़ तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीन। मैग्नीन जो मटेरियल है
मैग्नीन जो मटेरियल है इसका जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मैग्नीन का तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है, यानी डिफरेंस नहीं आता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी पोर्सिलिन तो इंसुलेटर है, कॉपर मेटल है, तो ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल है जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके सामने दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। टू रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहा है कि दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये कब कह सकते हैं? इसका एग्जांपल मैं देता हूँ एक रोड से। ठीक है, एक वन वे रोड है, तो क्या होगा कि सारी व्हीकल्स को, वन वे रोड है, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो सारे व्हीकल जो है इसी रोड से जाएंगे, ट्रक हो, टेम्पो हो, कार हो, और कोई रास्ता नहीं होता है। तो उसी तरह से जो सीरीज सर्किट होता है इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए तो वो क्या करता है, इसी पाथ से जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। बोल रहा है कि सीरीज या पैरेलल डीसी सर्किट में क्या सिमिलर होता है? सीरीज में जो है करंट सेम होता है और वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, हर एक रेजिस्टेंस के। उसी तरह से पैरेलल सर्किट में जो है करंट जो है मेन करंट अलग होता है और ब्रांच करंट जो है अलग होता है। ठीक है, और वोल्टेज जो है सभी का सेम होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है वो है पावर, जो कि सभी में एडिटिव होती है। इस सर्किट का पावर कंजम्पशन अगर हमें निकालना है, इसका P1 है, P2 है, तो हमें क्या करना होगा, टोटल के लिए P1 प्लस P2 ही करना पड़ेगा। और अगर पैरेलल सर्किट में भी यहाँ पे ये रजिस्टर अगर P1 कंज्यूम कर रहा है पावर और यहाँ पे P2, तो टोटल कंजम्पशन के लिए हमें P1 प्लस P2 ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिफरेंस नहीं होगा या सेम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निगेटिव का मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड कुड बी अ यूनिट। इसके लिए आपको करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। करंट का डेफिनेशन होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ठीक है, तो इस पे से जो है Q इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। अगर इसमें हम यूनिट रख देते हैं, I का क्या होता है एम्पियर, और टाइम हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। ठीक है, तो चार्ज का जो यूनिट है वो एम्पियर सेकेंड भी होता है। इसी को हम कूलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को जो है कूलम, मोस्टली तो कूलम ही यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैव द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग द शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स, बी है प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन द वोल्टेज सोर्स एंड द लोड, थर्ड है कंडक्टिंग वेरी लार्ज करंट्स, और लास्ट है स्टोरिंग वेरी हाई करंट्स। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है आपको पता होगा, जो ये ट्रांसफार्मर कोर होती है। ठीक है, ये विंडो है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वो वाइंडिंग जो है इसको, ये होती है वाइंडिंग। ठीक है, तो वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते, याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है इंसुलेशन होता है। मोस्टली जो है हम इस पे पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, पेपर एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसके ऊपर हम इंसुलेशन लगाते हैं ताकि जो है शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने से क्या हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो इसका आंसर है प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस। फ्यूज तो आपको पता ही होगा, आजकल ज़्यादातर घर में यूज़ नहीं होता है, या ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे एक रीवायरेबल कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो है जो ये वायर होता है फ्यूज वायर, ये बोल रहा है कि किस में एक्सप्रेस होता है, तो याद रखें ये एम्पियर में यूज़ होता है। ये इसका रीज़न ये है कि ये जो रीवायरेबल कंडक्टर होता है इसको हम फ्यूज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर घर में जो है ओवरलोड वगैरह हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। तो जब लोड इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है करंट भी इंक्रीज हो जाता है सर्किट में। ठीक है, तो करंट इंक्रीज हो गया तो ये जो रीवायरेबल
कंडक्टर है इसकी कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा और ये जो कंडक्टर है ये जो है मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है इसको एम्पेयर में यूज़ करते हैं कि अगर 6 एम्पेयर जो है सर्किट की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे ओवरलोड की वजह से अगर 10 एम्पेयर जो है कंडक्टर करंट जो है फ्लो हो गया, तो ये वायर जो है वो ब्लो हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें जो है इसको फिर से सर्किट में ऐड करना पड़ेगा नया, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंसेस, बोल रहा है कि एक सीरीज सर्किट है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग हैं सबकी। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, समझाने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए इसका 5 ओम है, ये 10 ओम है, 15 ओम है, ये 20 ओम है, ठीक है। और ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट जो है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द मोस्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसमें जो है ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो अभी हमने देखा था कि करंट को जो है एक ही पाथ है, तो करंट तो सभी में 1 एम्पियर ही रहेगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। द लोवेस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। अब हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। आई तो सभी में सेम है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर जो है ये बोल रहा है कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस में ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज भी कम होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, द लोवेस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट करंट, ये भी गलत है क्योंकि करंट तो सभी में सेम होता है। ऑप्शन डी है, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। अब ये देखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, 1 एम्पियर इंटू 5 ओम, इसका क्या आ गया 5 वोल्ट, यहाँ पे क्या आ गया 10 वोल्ट, यहाँ आ गया 15 वोल्ट, तो 20 वोल्ट। तो ऑप्शन जो था डी, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस यानी जो 20 ओम रेजिस्टेंस है इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन, द करंट, ऑप्शन ए इंक्रीजेस इन द ब्रांच ऑफ द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस इन ईच ब्रांच, इज जीरो इन ऑल ब्रांचेस, और लास्ट ऑप्शन है इज जीरो इन ऑल इन द हाईएस्ट रेजिस्टिव ब्रांच। बोल रहा है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अगर समझिए एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है, ये एक मेन लाइन है, यहाँ पे मैं एक स्विच दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज तो सभी में सेम रहेगा, ठीक है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। करंट समझ लीजिए यहाँ से कोई करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये बोल रहा है अगर यहाँ से जो है सर्किट ओपन हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर्किट में। तो अगर हम सर्किट को ऑब्जर्व करें तो अगर रोड ही बंद हो जाए तो व्हीकल्स तो चल नहीं सकती रोड पे, उसी तरह से अगर यहाँ से कंडक्टर जो है ब्रेक हो जाता है, यहाँ से कोई पाथ बचता नहीं है, तो आगे करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, इसलिए जो है इसका आंसर है द करंट इज जीरो इन ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड स्विच हैज अ रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि क्लोज्ड स्विच जो होता है, एक तो होता है ओपन सर्किट, ये तो है ओपन स्विच है ना, ओपन सर्किट की तरह यूज होता है। तो जो क्लोज सर्किट होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह होता है, और शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होता है आइडियली, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो ओपन सर्किट होता है यानी जो ओपन स्विच होता है उसका वहाँ से करंट कोई फ्लो कर ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो इसको जो है इसका रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब्स फिलामेंट इज हाइयर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बल्ब होता है, जो बल्ब है इसका जो अंदर कॉइल होता है, फिलामेंट होता है, इसमें जो है हॉट रेजिस्टेंस यानी जब ये बल्ब ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है तो ये हॉट होता है, ठीक है, तब जो उसका रेजिस्टेंस है ना वो ज़्यादा होता है। और जब वो कूल होता है यानी बंद होता है, उसको यूज़ में नहीं लेते हम, तो उसका रेजिस्टेंस जो है उससे पहले से जो है कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कंसेप्ट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बल्ब की फिलामेंट याद रखिए किस मटेरियल से बनी होती है, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये होता है टंगस्टन, ये आप लोग याद रखिए, टंगस्टन से जो है ये जो अंदर वाला फिलामेंट जो है ना रिंग दिखता है आपको, वो टंगस्टन से बना होता है। ये एक मेटल है, ठीक है, ये जो होता है एक मेटल होता है, जो मेटल में तो पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न है कि जब ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है तो फिलामेंट बल्ब जो है वो उसका रेजिस्टेंस जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, आपने भी इसको फील किया होगा। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 28। इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट, इट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इन 15 मिनट्स यूजिंग द सेम सप्लाई। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें जो वाटर बॉईल करना है वो 10 मिनट लेता है, ठीक है, वाटर बॉईल करने के लिए। अगर हमें इसकी जगह पे 15 मिनट यानी देर तक इसको बॉईल कराना है, यानी इसका जो बॉइलिंग रेट है वो हमें इंक्रीज करना है, कम करना है, उसको ज़्यादा टाइम लेना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन देखते हैं। लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज्ड, बोल रहा है कि लेंथ को जो है डिक्रीज करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर टाइम हमें ज़्यादा लेना है, यानी पहले 10 मिनट में बॉईल होता था, अब हमें 15 मिनट में करना है, इसका मतलब है कि हमें उसमें करंट जो है वो कम फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि जो है करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा कंडक्टर्स में, ठीक है ना। उस हिसाब से जब करंट का जो टाइम जो हमें बढ़ाना है, उसकी वजह से हमें करंट को कम, जो हीटिंग इफेक्ट जो अगर कम करना है तो उसको लिए हमें करंट भी कम करना पड़ेगा। करंट कम करने के लिए जो है हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द हीटिंग मटेरियल शुड बी डिक्रीज्ड। तो ये करेक्ट आंसर है। अगर लेंथ हम कम कर देंगे, सॉरी ये रॉन्ग आंसर है, लेंथ अगर हम कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो कम टाइम में बॉईल हो जाएगा। लेकिन हमें जो है बॉइलिंग टाइम इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से करंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जो है वाटर जो पहले 10 मिनट में बॉईल होता था अब जो है 15 मिनट में बॉईल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्कड। जो आप पुराने ज़माने के, यानी जो हम बचपन में देखते थे, वो जो बल्ब होते हैं रेड जिसकी लाइट होती है, वो कैन बी वर्क फ्रॉम डीसी सप्लाई ओनली और एसी सप्लाई या बैटरी। तो याद रखिए, जो बल्ब होता है ये एक यूनिवर्सल है, तो इसको जो है डीसी, एसी या बैटरी से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन 30, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देता है, ल्यूमिनस इफेक्ट जैसे कि बल्ब्स में वगैरह होता है ना, फिलामेंट में वगैरह, थर्मल इफेक्ट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में, और इसका केमिकल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, इफ द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज टू बी हाई व्हाट शुड बी लो। बोल रहा है कि अगर इफिशियंसी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी हाई होनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी लो, लो क्या होना चाहिए। याद रखिए, इफिशियंसी जो है वो लॉसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। लॉसेस अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉसेस। जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे उतनी इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू bulbs of 500 watt and 200 watt rated at 250 volt will have resistance ratio। तो याद रखिए, जब बात पावर की आती है तो हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है V इंटू आई, दूसरा है V स्क्वायर बाय आर, तीसरा है I स्क्वायर इंटू आर। तो अभी हम यहाँ पे पावर दिया हुआ है, वोल्टेज हमें दिया हुआ है, तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में पूछा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल रहेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और एक चीज़ है, V जो है दोनों बल्ब के लिए सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है R1 इंटू R2, अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम R1 लें और इसका R2 लें, तो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, ठीक है ना। 1/P1 1/P2, यानी जो है 1/500 डिवाइड बाय 1/200, यानी इसका आंसर है 2/5। तो रेशियो है, ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 33, इन अ लैम्प लोड व्हेन मोर देन 1 लैम्प्स आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। ये बहुत ही एक तरफ से फनी क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब जो है लैम्प को स्विच ऑन किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले मुझे ये लगता था कि रेजिस्टेंस जो है वो जो है बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोड बढ़ा रहे हैं तो ऐसा हम जो है रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं ना सर्किट में, एक के बाद एक,
जैसे घर में अगर हम टीवी चालू कर दें, फैन चालू कर दें, तो रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सर्किट होता है, जो सप्लाई होता है, वो हम जो सप्लाई और जो कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस हैं वो हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, सीरीज कनेक्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब रेजिस्टेंस हम पैरेलली ऐड कर देते हैं, समझ लीजिए 5, 10, 15, ठीक है ना, एग्जाम्पल देता हूँ, 5, 10, 15 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये जो इसका जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस है तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, जो कि 5 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से भी कम आएगा। जो आर इक्विवेलेंट है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से जो है यहाँ पे बोल रहा है कि लैंप लोड में जब मोर देन 1 लैंप हम जो है स्विच ऑन कर देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस पैरेलली ऐड करने के बाद में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैंप्स 100 वैट एंड 40 वैट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 बल्ब हैं, लैंप है, एक 100 वैट है, एक 40 वैट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस, समझ लेते हैं कि 230 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 100 वैट लैंप विल ग्रो ब्राइटर और 40 वैट लैंप विल ग्रो ब्राइटर, या दोनों, या तो फिर 40 वैट लैंप विल फ्यूज। तो याद रखिए, यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो है सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, तो करंट तो सेम ही रहेगा और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में। और हमने देखा था कि जो पावर है, जो वैटेज है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसका पावर वैटेज रेटिंग ज़्यादा है, इसका यानी रेजिस्टेंस जो है कम है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है इस वाले लैंप का। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमें देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना, आई तो सेम है, रेजिस्टेंस कम है यानी क्या है, वोल्टेज भी जो है कम आएगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो इस वाले बल्ब का जो है रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसका वैटेज जो है, पावर वैटेज जो है कम है, ये पावर वैटेज ज़्यादा कम है यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी है ज़्यादा आएगा, इसलिए जो है 40 वैट लैम्प जो है वो ग्लो करेगा ज़्यादा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ बकेट फुल ऑफ वाटर लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑफर्ड। ये बोल रहा है कि पानी भरी हुई बकेट है, इसमें अगर हम करंट पास कर दें, ठीक है, या तो एसी या तो डीसी, कोई भी एक, तो बबलिंग किस केस में ऑब्जर्व होगा। तो याद रखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब डीसी सप्लाई हम यहाँ से देंगे तभी यहाँ पे जो है बबल्स अपीयर होंगे पानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग ऑकर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस। तो ये बोल रहा है कि जब लोड हम स्विच ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होती है, वो कब होती है। तो याद रखिए ये एक अलग सा चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब इंडक्टेंस जो है सर्किट में ज़्यादा होता है, तो सडनली आप अगर कुछ इंडक्शन मोटर वगैरह बंद कर दें, जो हाईली इंडक्टिव मटेरियल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो है आपको स्पार्किंग सप्लाई में दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-6 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर्स। बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस यूज किए हैं एक ट्राइंगल बनाने के लिए, तो किसी भी 2 कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, 6 ओम है। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से देखें ऐसे, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये रेजिस्टेंस अगर ए है तो यहाँ पे मैं ये वाला ए दिखाता हूँ, ठीक है। इसको, ये एक ट्राइंगल है, और जो ये ट्राइंगल यूं वाला था यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों सीरीज में दिखाई देंगे हमें, ये 6 और ये 6 ओम। जो ये रजिस्टर बी है, रजिस्टर सी है, इस डायग्राम में ये वाला बी है, ये वाला सी है, ठीक है। इसको यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो दोनों सीरीज में हो गए, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 12 ओम, यानी अब जो है सर्किट हो गया 6 ओम और 12 ओम, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6 18, ठीक है, 3-4 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ।
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है 21, इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, तो ये बोल रहा है कि 1 न्यूटन मीटर जो है वो सेम होता है किसके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 जूल, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बोल रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, वो है 1840। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हैं तो कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आगे भी आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो।